हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज 19 अप्रैल है और देखो उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती को लेकर नई अध्यापक भर्ती नियमावली जारी कर दी गई है, जो कि सरकारी गजट में अब पब्लिश भी हो चुकी है और ये तुरंत प्रवृत्त भी हो चुकी है, यानी कि ये लागू भी की जा चुकी है। डिटेल में देखेंगे कि किस विषय के लिए क्या योग्यता तय की गई है और क्या बदलाव किए गए हैं। तो पूरी जो गजट है ना, इसको देखेंगे। इसमें हर विषय के बारे में जो योग्यता है वो लिखी गई है, तो एक बार देख लेते हैं, ठीक है। और देखो, ये है सरकारी गजट उत्तर प्रदेशी सरकार द्वारा प्रकाशित असाधारण। और ये कहा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतु द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश अधीनस्थ शिक्षा प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी यानी कि LT ग्रेड, ठीक है, सेवा नियमावली 1983 के संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाती है। तो इसे नाम क्या दिया गया है? तो ये जो नियमावली है इसका नाम होगा उत्तर प्रदेश अधीनस्थ शिक्षा प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी सेवा खष्टम संशोधन नियमावली 2024, ठीक है। और यह तुरंत प्रवृत्त होगी। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि मतलब क्या क्या नई एलिजिबिलिटी इसमें तय की गई है। विषयवार देखते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पर क्या लिखा गया है कि नियुक्ति प्राधिकारी का मतलब होगा पुरुष शाखा और महिला शाखा दोनों के संबंध में अपर शिक्षा निदेशक राज्य की उत्तर प्रदेश प्रयागराज से है। तो स्तंभ 1 में जो विद्यमान नियम हैं वो दिए गए हैं और स्तंभ 2 में एतद द्वारा प्रतिस्थापित नियम यानी कि नए नियम जो हैं स्तंभ 2 में लिखे गए हैं। तो फिलहाल बात करें तो सामाजिक विज्ञान में यहाँ पर जो नई योग्यता तय की गई है उसको देखते हैं। पुरानी योग्यता से आप परिचित हैं तो उसको नहीं, नई योग्यता देखते हैं। तो देखो यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर अब से सहायक अध्यापक पुरुष महिला के लिए जो योग्यता होगी वो ये होगी कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या मानित विश्वविद्यालय संस्था से इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र विषयों में कम से कम 2 विषयों में स्नातक उपाधि और NCT द्वारा मान्यता प्राप्त किसी कोर्स में शिक्षा स्नातक या BEd होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको बहुत डिटेल में आगे के बारे में नहीं बताऊंगा, केवल सब्जेक्ट का नाम लूँगा और उसकी एलिजिबिलिटी बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर कुछ शब्दावली ऐसी होती है ना वो अनावश्यक रूप से हमारा समय लेगी। तो जो चीज़ें हैं वो हैं। अब हम मुख्य रूप से यहाँ पर बात करेंगे कि क्या एलिजिबिलिटी तय की गई है, ठीक है। जैसे कि बात करें अगर अंग्रेजी में, अब अगर आप सहायक अध्यापक बनना चाहते हैं LT ग्रेड में, देखो यही नियमावली आगे चल के PGT में भी लागू कर दी जाएगी, क्योंकि अब दोनों की जो भर्ती होगी LT ग्रेड और GIC, TGT और PGT नियमावली एक ही रहने वाली है। बस फ़र्क होगा तो उम्र सीमा का। जो राजकीय विद्यालय होंगे उनमें उम्र सीमा रहेगी। TGT PGT में अपर एज लिमिट नहीं रहती है, मिनिमम एज लिमिट 21 साल रहती है। इसी के साथ ये भर्ती आगे बढ़ेगी। शैक्षणिक जो योग्यताएं हैं वो समान कर दी गई हैं और अगर नहीं समान हुई हैं तो आगे चल के हो जाएंगी। फिलहाल ये जो जारी किया गया है, नियमावली जो जारी हुई है, ये राजकीय के लिए है, लेकिन जल्दी आप देखेंगे कि TGT और PGT के लिए भी नियमावली आ जाएगी, क्योंकि जो शिक्षा विभाग है उसने इस बात के लिए जो है सरकार को लिख दिया है पत्र, ठीक है। अंग्रेजी में क्या कहा गया कि अंग्रेजी साहित्य के साथ स्नातक होना चाहिए, इंग्लिश लिटरेचर होना चाहिए, प्लस जो है आपका BEd होना चाहिए। और गणित के लिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए पुरुष महिला के लिए? तो यहाँ पर कह रहे हैं कि मतलब गणित के साथ स्नातक की उपाधि होनी चाहिए। आपका जो स्नातक है उसमें गणित एक विषय होना चाहिए और प्लस BEd होना चाहिए, ठीक है। गणित के साथ स्नातक और BEd, ठीक है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर होगा बात करेंगे विज्ञान के बारे में। तो योग्यता ये रखी गई है कि भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान के साथ स्नातक की उपाधि होनी चाहिए और BEd होना चाहिए, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ आपका जो BSc है आपने किया हुआ हो, प्लस BEd आपका होना चाहिए। जीव विज्ञान में एलिजिबिलिटी क्या रखी गई है? एलिजिबिलिटी ये है कि जंतु विज्ञान, जूलॉजी और वनस्पति विज्ञान, बॉटनी के साथ स्नातक होना चाहिए प्लस BEd होना चाहिए, ठीक है। हिंदी में एलिजिबिलिटी क्या है? हिंदी में है कि यहाँ पर कह रहे हैं कि हिंदी स्नातक, ठीक है, एक विषय के रूप में हिंदी स्नातक होना चाहिए। स्नातक में आपका एक विषय हिंदी के रूप में होना चाहिए, ठीक है। और एक विषय के रूप में संस्कृत के साथ इंटरमीडिएट, मतलब इंटर में भी संस्कृत आपका एक विषय रहा हो, या उत्तर प्रदेश संस्कृत शिक्षा परिषद के उत्तर मध्यमा परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। मतलब इंटरमीडिएट लेवल पर
यहाँ पर कह रहे हैं कि संस्कृत होना चाहिए प्लस आपका स्नातक बीए में एक विषय हिंदी होना चाहिए, यही एलिजिबिलिटी रहेगी। मतलब अब ये कह रहे हैं मुख्य रूप से कि इंटर में संस्कृत होना चाहिए। अगर इंटर में संस्कृत नहीं है, आपने मध्यमा किया हुआ हो तो भी चलेगा, लेकिन इसके बाद स्नातक में आपका हिंदी एक विषय होना चाहिए प्लस आपका बीएड होना चाहिए। ठीक है। संस्कृत में जो एलिजिबिलिटी मांगी गई है वो ये है कि एक विषय के रूप में संस्कृत के साथ स्नातक की उपाधि होनी चाहिए प्लस बीएड होना चाहिए। तो यहाँ पर और कोई कंडीशन नहीं है, लेकिन स्नातक में आपका संस्कृत होना चाहिए प्लस बीएड होना चाहिए। ठीक है। उर्दू में आप देख लीजिएगा, यहाँ पर कुछ मुख्य विषय बताऊंगा। फारसी में देख लीजिएगा, अरबी में देख लीजिएगा। ठीक है। बाकी आगे बढ़ते हैं। कला में थोड़ा बदलाव किया गया है। अभी तक क्या होता था कि भारत में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कला अथवा ललित कला विषय के साथ स्नातक की उपाधि मांगी जाती थी, प्लस यहाँ पर कहा जाता था भारत में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से शिक्षा स्नातक अथवा समकक्ष उपाधि। तो यहाँ पर शिक्षा स्नातक में मतलब थोड़ा सा जो शब्दावली है अब बदल दिया गया है। तो कला में अगर आप LT का फॉर्म भरना चाहते हैं तो स्पष्ट रूप से यहाँ पर लिखा गया है, 2 अर्हताएँ यहाँ पर तय की गई हैं। पहली अर्हता ये है कि एक विषय के रूप में कला के साथ स्नातक की उपाधि हो। ठीक है। ग्रेजुएशन में आपका आर्ट एक सब्जेक्ट हो प्लस आपने बीएड किया हुआ हो। ठीक है। दूसरा ये है कि अगर आपने ललित कला यानी कि BFA किया हुआ है तो ऐसी कंडीशन में आपको बीएड की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर BFA प्लस बीएड है तो आपको यहाँ पर अधिमानी अर्हता यानी कि वेटेज आपको मिलेगा। ठीक है। चयन में आपको वरीयता दी जाएगी। तो ये चीज़ यहाँ पर लिखी गई। BFA वालों को बिना बीएड के भी आवेदन की अनुमति है, लेकिन अगर बीएड है तो उनको वरीयता मिलेगी। ठीक। और इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट आपका जो सब्जेक्ट है, जैसे कि वाणिज्य में देख लेते हैं। तो भारत में वही चीज़ है कि वाणिज्य में स्नातक की उपाधि होनी चाहिए। ठीक है। प्लस बीएड आपका होना चाहिए। गृह विज्ञान में क्या एलिजिबिलिटी रखी गई है, तो कहा जा रहा है कि एक विषय के रूप में गृह विज्ञान के साथ स्नातक की उपाधि होनी चाहिए प्लस बीएड होना चाहिए। एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पर स्नातक में 3 साल की बात नहीं की जा रही है, केवल ये कहा जा रहा है कि स्नातक में होना चाहिए एज ए सब्जेक्ट। ठीक है। तो 2 साल भी अगर आपने पढ़ा हुआ है तो उसको लेके परेशान मत होइएगा कि हमारा 3 साल नहीं है, ऐसा वैसा ऐसा कुछ भी नहीं है। कंप्यूटर के लिए जो एलिजिबिलिटी सेट की गई है उसमें कई सारी एलिजिबिलिटीज़ हैं, जैसे कि कह रहे हैं कि अगर कंप्यूटर में आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो यहाँ पर बीएड की आवश्यकता तो नहीं है। पहली शर्त ये है कि बीएड ज़रूरी नहीं है। दूसरी बात यह है कि कह रहे हैं कि बीटेक या बीई होना चाहिए कंप्यूटर विज्ञान में। ठीक है। कंप्यूटर साइंस से बीटेक या बीई होना चाहिए, या फिर कंप्यूटर विज्ञान में स्नातक होना चाहिए, BCA बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। MCA वाले भी यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं, या फिर नीलिट का A लेवल का कोर्स आपने किया हुआ तो भी आप आवेदन कर सकते हैं, या फिर कह रहे हैं कि बीटेक कंप्यूटर विज्ञान में स्नातक और MCA अगर है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। और कह रहे हैं कि जो बीएड है अगर आपने किया है तो ये अधिमानी अर्हता है, वेटेज मिलेगा, नॉट नेसेसरी। ठीक है। इसके बाद मानव विज्ञान में कह रहे हैं कि विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय मान्यता विश्वविद्यालय संस्था से मानव विज्ञान में स्नातक की उपाधि प्लस आपका बीएड होना चाहिए। ठीक है। और सिलाई में क्या है, सिलाई में करेंगे फैशन डिजाइनिंग में स्नातक होना चाहिए और बीएड मांगा गया है। ठीक है। तो ये कुछ चेंजेस किए गए हैं। अब ये जो गज़ेट है ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगा। अगर मतलब जो 2-4 विषय हमने छोड़े हैं उसको भी देखना चाहते हैं तो गज़ेट देख लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। कहीं कोई कन्फ्यूज़न हो तो बिल्कुल कमेंट कीजिएगा। ठीक है। मैं आपको आंसर ज़रूर करूँगा और आपका कन्फ्यूज़न दूर करने का प्रयास डेफिनेटली करूँगा। तो ये तो आपका हो गया सरकारी गज़ेट नई शिक्षक भर्ती के लिए जो नई नियमावली आई है। इसका नाम क्या होगा, नाम रहेगा उत्तर प्रदेश अधीनस्थ शिक्षा नियमावली 2024 और यह तुरंत प्रवृत्त होने जा रही है। ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखो एक बड़ी बात, एक बहुत बड़ा फैसला हाई कोर्ट ने लिया है। अनुकंपा के आधार पर जो शिक्षक भर्तियां अभी तक होती रही हैं, हाई कोर्ट ने उनको मतलब इनवैलिड कर दिया है। ठीक है। वो असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है। ये कहा गया है कि ये जो अनुकंपा के आधार पर शिक्षकों की भर्ती की जाती है, यह सार्वजनिक भर्ती नहीं होती है। इसका फ़ायदा कुछ ही लोगों को मिलता है, लेकिन जो बच्चे मतलब जो RT एक्ट है, शिक्षा का अधिकार जो है, इससे बच्चों की शिक्षा जो है वो प्रभावित होती है। देखो इसका बहुत दूरगामी प्रभाव पड़ने वाला है। ठीक है। बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो कि आज बड़े अच्छे अच्छे पद पर भी हैं
उनकी जो भर्ती हुई है वो इसी आधार पर हुई है, लेकिन आज वो प्रिंसिपल के तौर पर भी काम कर रहे हैं। डेफिनेटली प्रभाव तो पड़ने वाला है और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसका स्वतः संज्ञान लिया है, ठीक है, और ये आदेश पारित कर दिया है और बाकायदा यहाँ पर हर बात बिल्कुल क्लियर कर दी गई है कि काहें ये जो भर्ती होती है वो असंवैधानिक होती है। पहली बात तो ये होती है कि इसमें कोई फेयर कंपटीशन नहीं होता है और ये कोई ओपन रिक्रूटमेंट भर्ती नहीं होती है और ये अनुकंपा के आधार पर होती है, तो केवल कुछ लोग इसका जो है फ़ायदा उठा पाते हैं। कोर्ट ने कहा कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्रावधानों का यह उल्लंघन है, यह असंवैधानिक है। यह आदेश न्यायमूर्ति अजय भनोट की अदालत ने शैलेंद्र कुमार की याचिका पर दिया है। याची ने वर्ष 2000 और 2013 के शासनादेशों के आधार पर सहायक अध्यापक के रूप में अनुकंपा नियुक्ति की मांग की थी। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि संविधान के अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार है ना, और 16 के अनुसार शिक्षकों की नियुक्ति सार्वजनिक भर्ती पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से की जा सकती है। मतलब शिक्षकों की भर्ती कैसे होगी, वो सार्वजनिक भर्ती होगी, सभी लोग उसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे और पारदर्शी प्रक्रिया होगी, ऐसे नहीं होगी। दोनों शासनादेश संविधान के अनुच्छेद 14, 16 और 21A शिक्षा का अधिकार के विपरीत हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि शासनादेश शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 3 का भी उल्लंघन करते हैं, जो बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्रदान करते हैं। फैसले में कहा कि इसके विपरीत अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति में कुछ चुनिंदा लोग ही प्रवेश कर पाते हैं। सही बात है, अनुकंपा के आधार पर कितनी नियुक्तियां होती हैं, बहुत सारी होती हैं, लेकिन उसमें कोई ओपन तो होता नहीं, ठीक है। तो ऐसी प्रक्रिया में आम जनता की भागीदारी नहीं होती है। प्रतिस्पर्धी योग्यता के आधार पर चयन सुनिश्चित करता है कि सबसे योग्य उम्मीदवार ही शिक्षक के रूप में नियुक्त हो। तो प्रतिस्पर्धा जो है वो जरूरी है, ये बात कोर्ट के द्वारा कही गई। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए बच्चों के अधिकारों को सफलतापूर्वक महसूस किया जाए। कोर्ट ने कहा कि दोनों शासनादेश ड्राइंग इन हार्नेस रूल्स 1999 के नियम 5 के कानून के विपरीत हैं। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि यदि संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत बच्चों के मौलिक अधिकारों को साकार करना है तो दोषपूर्ण नियुक्ति प्रक्रियाओं के कारण शिक्षकों की गुणवत्ता में गिरावट और इसके परिणाम स्वरूप शिक्षण के मानक में गिरावट बर्दाश्त नहीं की जा सकती। समझ गए आप? तो डेफिनेटली इसका बहुत दूरगामी परिणाम है वो सामने आएगा, देख लीजिएगा आप। असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी के पेपर पर देखो, यहाँ पर लगभग सभी विषयों के जो एस्पिरेंट हैं वो ये कह रहे हैं कि फ़िलहाल जो यहाँ पर सेट किया गया था सिलेबस, उसके मुताबिक प्रश्न नहीं आए थे और बिल्कुल सही बात भी है। जैसे कि अगर आप जीएस को ही देख लो, 4 शिफ्टों के जीएस में मतलब कोई समानता नहीं थी, क्या पूछ लेंगे क्या नहीं पूछ लेंगे। एक क्लिप भी वायरल हो रही है, आप कुछ भी पढ़ लो हम नहीं पूछेंगे। मतलब क्या, पेपर बनाने का मोटो क्या यही होता है कि आप पहले ये पता लगाओ बच्चों ने पढ़ा क्या क्या होगा। यार जो जो पढ़ा है ना उसको छोड़ दो, जो नहीं पढ़ा है उसको पूछो, तब देखते हैं। तो ऐसे तो काम चलने वाला है नहीं, ठीक है। पता नहीं क्या ये लोग कर रहे हैं। एनीवे, बच्चे तो संतुष्ट हैं नहीं और अब एक तरीके से ये लॉटरी शुरू हो गया है। जिन लोगों ने गैस किया है, किसी का उत्तर सही हुआ किसी गलत होगा, क्योंकि बहुत पुराने पुराने करंट पूछ लिए गए थे जीएस में भी। और प्रश्नों की बात मत करो, सब्जेक्टिव प्रश्न भी बहुत ऑड तरीके से पूछे गए थे। फिलहाल आपका क्या अनुभव रहा है ज़रूर बताइएगा, जानना चाहूँगा कि आपका क्या विषय था और जो क्वेश्चन पूछे गए थे क्या वो आपके पढ़े हुए आए थे फिर, या फिर यूँ ही मतलब यही नियम फॉलो किया गया कि बच्चे ने पढ़ा होगा ये, तो इसको काहे पूछें हम। खैर यहाँ पर देखेंगे तो उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में समर कैंप होने वाला है और ये समर कैंप 21 मई से लेकर 15 जून के बीच में होगा। इसमें अनुदेशक और शिक्षा मित्र जो है सहयोग करेंगे, उनको 6,000 रुपये इसके लिए मिलेंगे। मतलब 21 मई से 15 जून के बीच में जो ये लगभग 25 दिन का समर कैंप होने वाला है, जिसमें कक्षा 6 से 8 के बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे, वही बच्चे जो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, ठीक है, सभी लोग नहीं। तो इसको अनुदेशक शिक्षा मित्र जो है मतलब इसको चलाएँगे और बदले में उन्हें 6,000 रुपया मिलेगा, ठीक है। ये मतलब आदेश जारी हो गया है समर कैंप के लिए। यूपी में समर कैंप होगा और कभी कभी ना कुछ घटनाएं मुझे विचलित करती हैं। शिक्षा जगत से जुड़ी हुई तो नहीं होती हैं, लेकिन मुझे लगता है ना पैसा ही सब कुछ है। कहते हैं ना कि इस धरती पर पैसा भगवान नहीं है, लेकिन भगवान की जगह शायद ले सकता है। क्यों? अब यहाँ पर आप देखोगे कि सरकार के द्वारा भले ही तमाम योजनाएँ चलाई जा रही हैं, लेकिन जब आप अस्पतालों में जाते हो तो आपके साथ 2 दर्जे का व्यवहार किया जाता है। बाईं आँख का ऑपरेशन करना था, दाहिने आँख पर पट्टी बांध के भेज दिए घर। खैर यहीं तक नहीं है, कुछ बहुत अमानवीय तरीके की हरकतें जो है ना वो स्कूलों में देखने को मिलती हैं। देखो छोटी बच्चियाँ जो भी हों, वो अगर
प्ले ग्रुप में हैं, LKG में हैं, UKG में हैं, 1 में हैं, 4, 5, 6 साल की जो बच्चे बच्चियां होती हैं, भाई साहब उनका जो संवेग वेग होता है वो उसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। लैट्रिन बाथरूम हो जाता है, कभी कभी पेट खराब हो सकता है, कभी कभी तो बड़ों का नहीं संभलता है, बच्चों की क्या बात करें। इस पर इस तरीके की दरिंदगी कि आप मार मार के बच्ची को बेहोश कर दे रहे हैं, शर्म आनी चाहिए। इस आदमी को ना शर्म आनी चाहिए जो प्रधानाचार्य बन के बैठा है, और कार्रवाई होनी चाहिए, बहुत कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, एक मैसेज जाना चाहिए। क्यों? मतलब आप प्यार से भी तो समझा सकते हो ना। मैं सही बताऊं तो ये न्यूज़ मुझे बहुत आहत कर रही है, और मुझे ये लगता है कि छोटे बच्चों के साथ ऐसी अमानवीयता करने वाले जो इंसान हैं वो शिक्षक बनने के योग्य तो बिल्कुल भी नहीं है। उनको तो बाहर करना चाहिए, ठीक है। और इसमें किसी की गवाही नहीं। अगर बच्चा कह रहा है कि हाँ इन्होंने मारा है मुझे ना, तो बस ये पर्याप्त है, वो झूठ नहीं बोलेगा। मतलब क्या बताएं आप लोगों से, कहना नहीं चाहता था लेकिन इसको यहाँ पर शामिल कर लिया गया क्योंकि ये चीज़ें मुझे बहुत आहत करती हैं। फिलहाल आंधी बारिश का अलर्ट तो कल भी था, कुछ हुआ नहीं, आज भी है। तो देखते हैं, वैसे मतलब काफ़ी लंबा जो एरिया है यहाँ पर कवर आप हो रहा है, देखते हैं कहाँ कहाँ पर। लेकिन फ़िलहाल सावधान रहें, और हम एक ग्रामीण एरिए में रहते हैं अगर, तो डेफिनेटली वहाँ पर जो अभी जो फसलें हैं वो खुले में पड़ी हुई हैं, तो उसको थोड़ा सा बचाव उचाव भी करना पड़ेगा हमको। और बाकी जो अपडेट है फ्रेंड्स ये लेके आएंगे हम अपने अगले वीडियो में, क्योंकि बाकी जो कोई मेन न्यूज़ नहीं है, बाकी चीज़ें या तो रणनीति से संबंधित है या फिर कोई ऐसी खबर है जिसके बारे में थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, तो उस पर चर्चा हम करते रहेंगे। एक आपका और चैनल है, मैं आपको बता दूं कि उसका नाम है ओनली GS मास्टर क्लास, तो उस पर भी कभी कभी चर्चाएं आपके मुताबिक की जाती हैं, आपके बिल्कुल संजीदा जो टॉपिक होते हैं उस पर होती हैं। अगर आप चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, लिंक आपको आज मैं पहले कमेंट में दे दूँगा, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। देखते हैं कितने लोग आज जुड़ते हैं, और आज उस पर एक वीडियो मैं अपलोड भी करने वाला हूँ, ठीक है। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद।